तुम हो तो सब कुछ है, तुम नहीं तो कुछ नहीं। रमिया को हाथ पकड़कर मैंने रिपोर्टर के आगे खड़ा कर दिया, तो वो बेचारी मेरी सिल्क की साड़ी में और भी ज़्यादा सिमट गई। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि चल क्या रहा है। दरअसल इस कहानी की शुरुआत हुई आज सुबह से। आज सुबह से घर के माहौल में एक अलग ही जोश और सकारात्मकता भरी हुई थी। आकाश और बच्चे अपने अपने व्हाट्सएप पर सबके बधाई संदेश स्वीकार करते इतरा रहे थे, तो मम्मी जी और बाबूजी फ़ोन पर एक एक रिश्तेदार को खुशखबरी सुना रहे थे। मैं समझ नहीं पा रही थी कि क्यों ये पल मेरे अंदर वो रोमांच पैदा नहीं कर पा रहा था जो करना चाहिए था। न्यूज़ चैनल के लिए इंटरव्यू देना कोई छोटी बात तो नहीं थी। कल शाम को जब से फ़ोन पर खबर मिली कि मेरी कविता को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तृतीय पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है, घर में उत्सव का सा माहौल है। फिर रात 11 बजे एक न्यूज़ चैनल का फ़ोन और आ गया इंटरव्यू के लिए। पूरी रात मुझे नींद नहीं आई। मम्मी जी, बाबूजी, आकाश, सोनम और तनिष्क सब अपनी अपनी सिफारिश में लगे हैं। इंटरव्यू में मेरा नाम ज़रूर लेना, पूरा क्रेडिट मुझे ही देना, सास-ससुर का आशीर्वाद बताना और भी न जाने क्या-क्या। सारे शोर-शराबे से दूर मेरा मन अतीत के गलियारे में भटक रहा था। 5 साल पहले मैं सिर्फ एक साधारण गृहिणी थी। बच्चों और परिवार की देखभाल और पति के इर्द-गिर्द घूमना ही मेरी ज़िंदगी थी। फिर एक दिन बेस्ट फ्रेंड नताशा ने मौसपीसो नामक इस ऐप से साक्षात्कार करा दिया। प्रोत्साहन मिलने पर मेरा लेखन निखरता गया और हिम्मत करके मैंने एक कविता इस ऑनलाइन प्रतियोगिता में भेज ही दी। पर परिवार का सहयोग वो मेरी याददाश्त में दूर दूर तक नहीं था। जब लेखन शुरू किया, मम्मी जी ने साफ कह दिया था, बच्चों पर ध्यान देने के बजाय इन फालतू चीज़ों में दिमाग लगा रही हो। खुद फ़ोन में लगी रहोगी तो बच्चों को कैसे रोकोगी। आकाश के लैपटॉप पर एक दिन टाइपिंग करने लगी तो मेरा हाथ झटक दिया था। अरे बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है मेरे लैपटॉप में, कुछ उल्टा सीधा बटन दबा दिया तो मेरा काम खराब हो जाएगा। कहना चाहा था तब पलट कर मैंने कि मेरा 1 साल का कंप्यूटर डिप्लोमा देखकर ही शादी की थी या संगीत डिप्लोमा, पर नहीं कह पाई। बच्चे भी फ़ोन देने में अचकचाते थे। तनिष्क कभी कभी तो इतना झल्लाकर फ़ोन देता था कि फिर लेखन का मन ही नहीं होता था। सोनम तो अब अपना पर्सनल फ़ोन रखती है, पहले वो भी परेशान होती थी। मम्मी, मेरे स्कूल टाइम में ही ये टाइपिंग निपटा लिया करो, मुझे घर आकर फ़ोन खाली चाहिए बस। अब इनसे ये पूछो कि हम फ़ोन लेकर बैठ जाएंगे तो लंच कौन तैयार करेगा, पर नहीं पूछ सकी। एक आध बार अपनी रचना बच्चों को सुनाकर राय लेनी चाहिए तो दोनों ने खिल्ली उड़ा दी। मम्मी प्लीज़ बोर मत करो, ये सब आप नताशा आंटी को ही सुनाया करो। दीदी बधाई हो, आपकी चाय ले आऊं? रमिया की आवाज़ से मैं यथार्थ में लौटी। मैं हल्के से मुस्कुरा दी। रमिया, तू आ गई? खाना तैयार कर लेते हैं, 4 बजे चैनल वाले आएंगे, तब तक सब काम खत्म हो जाए तो अच्छा है। रमिया खुशी से मेरे पीछे पीछे चल दी। खाना तैयार करते हुए रमिया लगातार मेरा दिमाग खाए जा रही थी। दीदी, ये आपकी वही कविता है ना जो आपने अभी 1 महीने पहले लिखी थी और जिसे लिखते हुए आप रो गई थीं? दीदी, आप टीवी पर आओगी? सही में? मेरे को चैनल का नाम बताओ ना, मैं मेरे मर्द को फ़ोन करके बताती हूँ ना, वो बस्ती में सबको बोलेगा आपका टीवी देखने को, और भी जाने क्या क्या। पर मेरे मन में अलग ही कश्मकश लगी थी। काम करते हुए मैं कुछ और ही सोचे जा रही थी। सबको खाना खिलाकर मैंने और रमिया ने भी खाया। फिर मैं तैयार होने कमरे में आ गई। साड़ी निकालते हुए हाथ एक लाल साड़ी पर रुक गए। मन ही मन कुछ सोचकर मुस्कुराई और एक नई चेतना से भरकर तैयार हो नीचे पहुंच गई। नियत समय पर चैनल वाले आ गए और इंटरव्यू शुरू हुआ। इधर उधर की बातों के बाद यक्ष प्रश्न पूछा गया, आपकी सफलता का क्रेडिट किसे देना चाहती हैं? एक भरपूर नज़र अपने आतुर परिवार पर डालकर मैंने कहना शुरू किया, परिवार तो सभी का सपोर्ट सिस्टम होता ही है, पर कुछ लोग परिवार का हिस्सा ना होते हुए भी आपका सपोर्ट बन जाते हैं। इसलिए मैं अपने जीवन की दो ऐसे स्तंभों से आपका परिचय कराना चाहूँगी जिनके बिना मैं आज भी एक आम गृहिणी ही होती। सबसे पहला आभार मेरी प्रिय सहेली नताशा को, जिसने मेरे भीतर छुपी इस प्रतिभा को न सिर्फ पहचाना बल्कि एक सही दिशा भी दिखाई। और दूसरी रमिया, मेरी सहायिका। रमिया, इधर आओ। रमिया के साथ ही मेरे परिवार का चेहरा भी देखने लायक था। तनिष्क को अपने पास से उठाकर मैंने रमिया के लिए जगह बनाई और वो सकचाती सी मेरी लाल साड़ी में वहां आकर बैठ गई। रिपोर्टर ने रमिया का स्वागत किया और मेरी ओर देखने लगा। मैंने रमिया का हाथ अपने हाथों में लेकर उसका धन्यवाद करना शुरू किया। रमिया, तुम हो तो सब कुछ है, तुम नहीं तो कुछ नहीं। तुमने मेरे लेखन में जैसे मेरी सहायता की है उसका जिक्र किए बिना मेरी लेखनी अधूरी है। मन में कोई सुंदर विचार आते ही मेरी आंखें दरवाजे पर लग जाती थी कि रमिया आए और मैं चिंता मुक्त होकर चिंतन कर सकूं।
फिर मुझे लेखन करते देख चुपचाप मेरी टेबल पर चाय का वो प्याला टिका जाना, जिसकी खुशबू से मेरे विचारों को नया स्वाद मिल जाता था। कितनी बार तुम मेरी वजह से अपने घर जाने को लेट हो जाती थी, क्योंकि तुम्हें पता था तुम्हारे जाते ही मुझे अपना ऑनलाइन कवि सम्मेलन छोड़ना पड़ेगा। तेरी बस्ती के कितने किस्से कहानियां मेरे विषय वस्तु बन चुके हैं। मेरी हर रचना को जितना मगन होकर सुनती है, उतनी ही तत्परता से अपनी टिप्पणी और राय भी देती है। क्या दीदी आप भी? मैं क्या राय देगी, मैं ठहरी अनपढ़ गरीब। रमिया सकुचाकर बोली। नहीं रमिया, तनख्वाह के बदले काम तो हर कोई करता है, लेकिन जैसे मेरे हर कदम पर तुमने मेरा साथ निभाया है, तुम्हारा जितना धन्यवाद करूं कम है। रमिया और मेरी दोनों की ही आंखें खुशी और आभार से भरी हुई थीं। फ्रेंड्स, हमारी सफलता में हमारे परिवार का तो हाथ होता ही है, पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बिना स्वार्थ के कदम कदम पर हमारी सहायता करते चले जाते हैं और वो उसका क्रेडिट भी नहीं लेना चाहते, लेकिन हमको उन्हें दिल से धन्यवाद देना ज़रूरी होता है। आप इस बात से कहाँ तक सहमत हैं? अगर आप हमारी बात से सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें, चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आपको आने वाली न्यू स्टोरी का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।